वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आई नो आप लोग सभी गुस्सा होंगे क्योंकि 5 तारीख के बाद से एकदम से गायब हो गई, कोई न्यूज़ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ क्योंकि कमिटेड हूँ मैं इस काम के लिए और यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन न्यूज़ एनालाइज एक्चुअली देखिए क्या है, न्यूज़ रीड तो मैं कर ले रही थी अपना, क्योंकि मेरे पास कुछ काम आ गया था अभी। लेकिन मेरे से रिकॉर्ड का टाइम मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। सुबह से मेरे पास जल्दी उठ भी जाती थी तब भी, तो इसलिए मेरे से नहीं हो पाया एक्चुअली। लेकिन आई एश्योर यू, आज हम 9 और 10 यानी कल जो मंडे था इस वीक का, कल और आज का जो 10 तारीख है उसको हम कंबाइन करेंगे। पिछले हफ्ते का हमारे पास 5 और 6 बचा हुआ है, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो डोंट वरी। कोई मतलब ये मत सोचे कि मैम एकदम से गायब हो जाती हैं, इरेगुलर हैं। तो कुछ चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, गलती है मेरी इसमें। और इस चीज़ को और मैं कम करूँगी कि स्किप ना हो, लेट ही सही, शाम को लेट डाल दें वीडियो लेकिन स्किप ना हो। लेकिन ये भी है कि पुरानी वीडियोस होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि नए आर्टिकल्स के साथ उसको ऐड ऑन कर लें। खैर, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, देख लेते हैं। आज 10 तारीख का तो आर्टिकल इतना है नहीं, लेकिन कल का आर्टिकल 9 को काफ़ी था। ठीक है, देख लेते। देखिए एक बार मैं ग्लिम्स दिखा देती हूँ। देखिए, एक तो टीवी पे है, ठीक है, टीवी पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। इसके अलावा हमारे गुलाटी जी, अशोक गुलाटी जी, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इनका, एग्रीकल्चर पे एक आर्टिकल। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट के फॉर्मर वो रहे हैं मेंबर, राज्यसभा के प्रेसिडेंट भी थे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, मिस्टर वेंकैया नायडू, आपको पता है, और हेड भी थे राज्यसभा के। तो इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट्री के कुछ एक्शंस रिसेंटली जो अभी हुए हैं उस पर बताया गया है। क्या है मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑफिशियल ऑयल फील्ड बिल लाया गया है पार्लियामेंट में। अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है, तो आपको पता है कि अब अलग अलग मुद्दे, अलग अलग इशूज़ के ऊपर बिल्स ज़रूर लाए जाएंगे, तो उसमें से एक बिल है, यहाँ पे कंसर्न रेज किया जा रहा है इस बिल पे, ठीक है। इसके अलावा एफडीआई फ्लो, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हैं, पहले से हमारा इंडिया का बड़ा है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से क्या हुआ था, एक्चुअली हमारा रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, लेकिन अभी उस 7-8 महीने की पूर्ति इसने कर दी है। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेस ये डेटा जो दे रखा है, काफ़ी 10 साल का डेटा है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको एग्जाम में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है अभी जब से ट्रंप आए हैं तो तब से डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी, और ब्रिक्स नेशंस अपना खुद का डॉलर बनाएंगे, हम उस चीज़ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर दास, इनका पूरा नाम है शक्तिकांत दास, है ना, इन्होंने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया है कि आरबीआई ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है कि उसे कोई डी डॉलराइजेशन करने की नीड हो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे मुद्दा, मैं बताती हूँ पूरा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आज जो 10 तारीख है, देखिए 10 तारीख का आज न्यूज़ कुछ है नहीं खास, एक ही इशू है, सीरिया का इशू चल रहा है, मिस्टर आज़ाद का और उनकी फैमिली का सीरिया छोड़ के जाना काफ़ी कंसर्निंग है, चाहे इस वाले आर्टिकल में एडिटोरियल हो, इवन एक्सप्लेनेशन भी अगर आप देखोगे तो पूरा सीरिया का ही मुद्दा है। क्या है मैं आपको बहुत शॉर्टली ब्रीफली बताऊँगी कि क्या स्टोरी क्या है इसका, ठीक है। एग्जाम में तो हमारे लिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इशू हमें मतलब पता होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स के इशूज़ के बारे में, और ये मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल अगर काम का है आज 10 तारीख में, तो एक ही है, वो है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन का कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है ना, इसने डेटा बताया है कि 2024 अभी तक का प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर अभी तक का जो है हमारा, स्पेशली जो पेरिस समिट हमने किए हैं, हमने जो प्लेड्ज लिया है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखेंगे, उसको एक्सीड करने वाला अगर ईयर बना है तो वो 2024 है, और आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा एक्सीड करेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे ये आर्टिकल है, तो ओवरऑल 1 बाय 1 करके हम एक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टीबी का आर्टिकल, आपको पता है हमारा 2025 इंडिया का टारगेट बना है काफ़ी लंबे टाइम से कि हम जो हैं टीबी को एलिमिनेट करेंगे आने वाला ही 2025 तक, ठीक है। लेकिन राइटर क्या कह रहे हैं कि WHO के रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, नो डाउट पहले के कंपैरेटिवली पिछले 10 साल के अंडर में अगर आप इंडिया में टीबी का जो लेवल देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, नियरली 28%, ठीक है। और वो धीरे धीरे करते करते जो डेथ का रेट है वो भी 25
35% जो है डेथ जो है टीबी की वजह से जो हो रहा था वो भी डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो ऐसा एक चीज़ तो तारीफ़ काबिल है कि इंडिया ने नो डाउट अपने टीबी को एलिमिनेट करने में जो तैयारियां करी जाती हैं, जो पॉलिसीज़ हो गए, ठीक है, जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा है। लेकिन बात पता है क्या है, जितना टारगेट आपका पूरा है कि ओवरऑल इरेडिकेट करना, वो अभी पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं राइटर। जैसे कि अगर आप बात करोगे, जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीज़न बताया, जैसे कि क्या होता है कि पूरा सिस्टम ना एक ही चीज़ पे नहीं चलता, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे टीबी है, टीबी अब देखिए टीबी का इलाज कैसे होता है। जैसे टीबी, मान लीजिए आप कोई रूरल एरिया में कोई पर्सन रह रहा है ए, ठीक है, अब वो अपने पास के सिटी के पास जाएगा, सिटी में जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ से ट्रीटमेंट लेगा। अब क्या होता है कि ये कई बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट है बार बार सिटी नहीं जा पाते हैं, तो अपने ही टाउन के पास जो छोटा टाउन होता है वहाँ पे कोई फार्मेसी या कोई क्लिनिक होता है जिनका इस हॉस्पिटल से कनेक्शन होता है, जो अपने टीबी के मेडिसिन यहाँ मंगवा सकते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे एरिया में मिल जाएगा, मैं बहुत छोटे टाउन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि इनका आना जाना भी कम हो जाता है, तो ये फार्मेसी जो है ये इस पेशेंट का या इस गाँव में जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उसका इंचार्ज ये लोग ले लेते हैं, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होने का चांसेस ज़्यादा होता है, यानी घपलेबाजी होती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिसिन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फार्मेसी में पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा उन मेडिसिन को दूसरे टैबलेट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों को जो है देखने को मिला है। ऊपर से यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई होता है वो फार्मेसी तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक ऑफ सप्लाई का इशू हमें देखने को मिल रहा है। और टीबी एक ऐसी इशू है ना, ऐसा डिजीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि टीबी का जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट चलता है ना वो एक पाथ की तरह है। अगर आप हर एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो चढ़ते जाओगे, अगर आपने एक भी सीढ़ी मिस करी तो वापस आप सांप सीढ़ी की तरह नीचे आ जाओगे। ठीक है, वापस शुरू से उसको प्रोसेस करना होता है। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है। क्यों होता है ड्रग रेसिस्टेंट? क्योंकि टीबी पेशेंट्स को बहुत हाई डोज में मेडिसिन लेनी होती हैं। ठीक है, तो उस मेडिसिन से क्या होता है कि जब उसका अगर जो फ्लो है वो टूट गया या फिर उसने केयरलेस करी और उसको वापस से कोर्स शुरू करना पड़ता है, तो उसकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो इतनी लो हो जाती है, या उसके जो सेल्स हैं वो इतने लो तरीके से काम करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरा जब ड्रग भी लेता है तो वो उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता, सेल उतने एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, तो दवाई का जो डोज है वो ओवरडोज और दिया जाता है। तो इससे फिर उनके बाल झड़ना और भी बहुत इश्यूज जो है बॉडी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है बताया गया है कि कहीं ना कहीं सप्लाई में इंटरप्शन जो हो रहे हैं, ये भी जो है आज इंडिया का जो 2025 का टारगेट है जिसको हमने बताया गया था कि हमें टीबी एलिमिनेट करना है, वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल राइटर बता रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। ठीक है, जो प्लान अभी अगर आप पूछोगे मुझसे तो नियरली 2020-21 के आसपास इस चीज़ का जो है अनाउंसमेंट हुआ था। आई थिंक 19 की बात है, तब से इसको प्लेज लिया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, कि 25 तक आते आते हम इसे जो है इरेडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ इश्यूज़ बताए हैं जिसकी वजह से जो है पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से टैबलेट ना मिलने से वो ड्रग रेसिस्टेंस के भी इश्यूज़ शिकार होते हैं, और इससे क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, ये तो बेसिक आर्टिकल था। देखिए प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, हमने जितने भी इससे पहले आर्टिकल्स एनालाइज किए हैं, अगर आपको जैसे पहले आपको पता होगा गार्गी क्लासेस से PDF आपको मिल जाता था, क्योंकि अब जो है आपको देखो प्री आने वाला है। ठीक है, तो मेरा एक बार सजेशन ये होगा कि हर मंथ का जैसे मैगजीन आप रिवाइज करते हो, वैसे न्यूज़पेपर का एक बार ग्लिम्स देख लो, एक बार जस्ट गो शीट्स, मैं ये नहीं कहूँगी 1 लाइन बाय लाइन पढ़ो आप, बट एक बार टॉपिक एक शीट लेना। मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊँ, शीट लेना। आप जैसे मान लीजिए आप जून या जुलाई या अगस्त से शुरू कर रहे हो, मेनली तब से जब मेंस होने के बाद जो मंथ होता है ना वो बहुत क्रूशल होता है। जैसे मान लीजिए सितंबर में था, तो सितंबर से लेकर या सितंबर के बाद अक्टूबर से भी आप शुरू कर सकते हो, या सितंबर से शुरू कर सकते हो, या अगर आप कंफर्टेबल हो जून से आप लो। और पूरे न्यूज़पेपर में ना जो प्री रिलेटेड है, मेंस का नहीं मैं बता रही, मैं एडिटोरियल वाला नहीं बता रही, प्री रिलेटेड। ठीक है, या फिर अगर मेंस में भी जैसे टीबी है, अब टीबी मेंस में भी आ सकता है, लेकिन प्री में साइंस
सकता है ये कि वायरस से है या बैक्टीरिया से, तो आप सिर्फ टॉपिक हेडिंग डाल दो एक A4 साइज शीट लेकर कि जैसे अगस्त का महीना आप कवर कर रहे हो तो अगस्त में न्यूज़ में प्रॉपर क्या क्या टॉपिक्स थे, जैसे टीबी था, फिर आपने एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड पे था, DAF पे था, ठीक है, इस तरीके से पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस पे था, या फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे था, या सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो पिछले 1 साल से, पिछले जनवरी से अभी तक है ना, ये दिसंबर आ गया है, तो पिछले 1 साल से हमने कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर किया है और 2025 में आपका अटेम्प्ट होगा। तो सिर्फ टॉपिक एक शीट में लिखते जाओ, बहुत सारे टॉपिक होंगे आई नो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जैन से ना करके आप इस अगस्त या जून से कर लो जो अभी 2024 का गया है, क्योंकि अभी तो अभी और हमें 5-6 महीने का कवर करना होगा। तो क्या होगा, एटलीस्ट आप अपने उन टॉपिक्स को या तो अलग से जितना टाइम हो आप रिवाइज कर लो, या जब आप अपना स्टैटिक पढ़ो, है ना, आप स्टैटिक पढ़ो तो ऑब्वियसली वही टॉपिक होंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से रीड करना कि ये न्यूज़ में था इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये एक तरीका है न्यूज़पेपर को रिवाइज करने का। और अब मेरे हिसाब से आपको प्रीलिम्स के लिए अभी इसे कर लेना शुरू कर देना चाहिए, डेली धीरे धीरे 2-2 3-3 आर्टिकल्स, और उससे रिलेटेड जो आपका स्टैटिक होगा, ठीक है, जो आप लो उसी को ही रिवाइज कीजिए आप। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको सिंपली ये वाला इसका स्टोरी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, आपको बताया कि अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि एक जो MP हैं, एक्चुअली ना अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है, तो उसमें ना कांग्रेस के एक MP है मिस्टर हिबी बोलते हैं शायद उन्हें, ठीक है। उन्होंने ना एक प्रिविलेज मोशन पास करा है, किसके ऊपर, जो BJP के MP हैं, ठीक है, उन्हें गद्दार, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला था, इन्हें गलत टर्म यूज़ किया है ना, और मिस्टर राहुल गांधी के लिए भी बोला गद्दार टाइप, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला कि गलत तरीके से टर्म्स और गलत तरीके से जो चीज़ें हैं यूज़ की जाती हैं पार्लियामेंट में। और उसी चीज़ को, इसके अलावा जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में तो कई बार अपोजिशन की पार्टी हैं या फिर रूलिंग के लोग जो MPs होते हैं वो चेयर उठा के मारने लग जाते हैं, स्पीकर्स उठाते हैं, या फिर जो शीट्स होती हैं वो फाड़ दिया जाता है, अगर आपने पार्लियामेंट के डिस्कशंस देखे होंगे तो, है ना। तो उसी पे जो राइटर हैं मिस्टर फॉर्मर, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी नेशंस में जो है इस तरह का जो बिहेव है वो अनएक्सेप्टेड है, बहुत ही पुअर इंप्रेशन डालता है इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है। नो, देखिए, कोई सोल्यूशन या कुछ ऐसा नहीं बताया, बहुत ही वेग तरीके से, बहुत ही नॉर्मलाइज बताया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, जैसे कोई सजेशन है वे फॉरवर्ड ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। जो चीज़ें हमें पता है वही बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिस्कशन होना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, कि रूलिंग पार्टी अपनी चीज़ें बताएं, उसके बाद ऑपोजिशन को जो भी टारगेट क्वेश्चंस करना है वो क्वेश्चंस करे, तो इस तरीके से जो है एक लिंक होता है, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है, चाहे वो कोई बिल पास करना हो, ड्राफ्ट आए हो, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं कि इससे पहले की जो पार्टियाँ थी, जैसे 2000 के आसपास, 2005 में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पीलो मोदी हैं, हिरेन मुखर्जी हैं, मिन्नू मसानी हैं, ज्योतिमा बासु हैं, भूपेश गुप्ता, ये इनों का एग्जाम्पल बताते हुए बता रहे हैं कि ये ऑपोजिशन में रहते हुए भी है ना, इनमें एक पेशेंस था, एक कामनेस थी कि ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रही है या फिर रूलिंग पार्टी क्या कह रही है, अगर ये रूलिंग में थे ऑपोजिशन क्या कह रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये पार्टी के बेस पे ना चल के ये कंट्री को चलाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं ओवरऑल, ऑल्दो यहाँ पे कोई फैक्ट या कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया जो हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल में अशोक गुलाटी जी क्या कह रहे हैं। देखिए, एक्चुअली रिसेंटली अभी 5 दिसंबर जो अभी गया है लास्ट हफ्ता, उसमें सॉइल डे मनाया जाता है, अब याद रखिएगा, ठीक है। तो 10th वर्ल्ड सॉइल डे था ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लेयर की बात करोगे ना, तो क्रस्ट का सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है वही सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और उसे बनने में कम से कम 1000 साल लगते हैं। और उसी सॉइल से हमारा 95% जो काम है फूड का, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी करंटली, वो सारा काम उस अपर मोस्ट सरफेस से ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन दुख की बात ये है ना कि हमने अब क्या कर दिया है, उन सॉइल्स में इतने ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें इतना अनमैच या फिर अनबैलेंस्ड होकर हमने इसको यूज़ किया है कि हम इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। काफ़ी हद तक हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं राइटर, जैसे अगर आप बात करोगे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे इंडिया के सॉइल में ना 5% से ज़्यादा, ठीक है, सफिशिएंट नाइट्रोजन है,
ठीक है, 40% जो है सफिशिएंट फॉस्फेट है यहाँ पे, मतलब नाइट्रोजन कम और फॉस्फेट देखिए कितना ज़्यादा है, 32% यहाँ पे पोटैश है, 20% ही यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन है। मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा होना चाहिए तो वो सबसे कम है, जिस चीज़ को ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस जो रेशो है वो ठीक नहीं है सॉइल का, और इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल्स के अंदर में जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेक होता है, जैसे कि सल्फर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गए, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कहीं ना कहीं एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप बात करोगे कोविड के बाद से, ठीक है, अगर ये जैसे यहाँ पे एक डेटा दे रखा है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो कोविड के बाद से भी नियरली 85 टन्स ऑफ सीरियल्स जो है एक्सपोर्ट किया है। और आपको पता है कि सेल्फ सफिशिएंट है बहुत सारे क्रॉप्स में इंडिया जो है, और वो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कब करते हो, जब आप एक्सेस में प्रोडक्शन कर रहे हो। अब एक्सेस में प्रोडक्शन करने के लिए क्या है, हम दबा के अपना जो फर्टिलाइज़र है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं, और इतना यूज़ कर रहे हैं कि किसी का कोई बैलेंस या कोई रेशो नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। ठीक है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स पे हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगलेक्ट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा राइटर ये भी बताना चाह रहे हैं कि इतना इम्बैलेंस है, जैसे मान लीजिए कि किसी पोर्शन को अगर वहाँ पे 30% यूज़ करना था तो हम 50% कर रहे हैं। और अगर आप बात करोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन फर्टिलाइजर्स के लिए ही ना, वो ऑलमोस्ट बजट के हर साल जैसे अगर आप बात करोगे तो 1.88 लाख करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, और ये मेनली 4% ऑलमोस्ट 4% जो है यूनियन बजट के द्वारा लास्ट ईयर दिया हुआ ये बजट है स्पेशली इस चीज़ के लिए। ये सब्सिडीज़ जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम देते हैं वो किसको देते हैं सब्सिडी, यूरिया को सबसे, अभी जितने भी यूरिया है, पोटैश है, नाइट्रोजन है, उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है इसी यूरिया की है, और यूरिया को हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और इतनी ज़्यादा सब्सिडी है तो आप सोचो कि 1 टन यूरिया हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ $70 का प्राइस आता है। सोचिए इतना चीप प्राइस होने की वजह से क्या होता है कि किसान जहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बोरी यूज़ करनी थी यूरिया, वहाँ वो 5 बोरी यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन सॉइल का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, वो भी एक तरीके से ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है। जैसे टीबी में इंसान का सेल हो जाता है, वैसे ही सॉइल की भी हो जाती है। एक लिमिट है ना हर चीज़ की। ठीक है, इसके अलावा डैफ, एमओपी जैसी चीज़ें भी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम्स भी लाई गई थी 2010 में, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर आप एक डेटा बता रखा है कि जैसे पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ना पंजाब में 61% नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि नीडेड है जैसे मतलब 61 यूज़ कर रही है अपने ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे ही सेम 89% लेस पोटेशियम यूज़ कर रही है, 8% लेस वो फॉस्फेट यूज़ कर रही है। ठीक है, तो मतलब एक रेशो जो मेन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो कहीं ना कहीं स्किप ही है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, वो तो गायब है। बाकी जो मेजरली आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो सॉइल की फर्टिलिटी में, वो भी मिसमैच है। ठीक है, और पंजाबी ने यहाँ पे तेलंगाना का भी बताया, जैसे यहाँ पे ओवर यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन 54% है, 82% जो है यहाँ पे पोटैश है। ठीक है, 13% लेस देन पोटैश है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है रेशो जो होना चाहिए इक्वल में, वो चीज़ें ना होते हुए कहीं ना कहीं हम इनबैलेंस होके हम इनका यूज़ कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि सफिशिएंट है क्योंकि हम इस पे बहुत ज़्यादा ओवर इम्पोर्ट करते हैं, ऊपर से हम सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं इन चीज़ों पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स में, हमारे प्रोड्यूसर्स में, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर में एक केयरलेस दिखता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि यूरिया, देखिए और बहुत सारे यूरिया का यूज़ ना 20 से 25% राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि लीक होता है, यानी इलीगली यहाँ पे हम दूसरे अपने पड़ोसी नेशंस को जो है गवर्नमेंट से लिए हुए सब्सिडी यूरिया को दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करा जाता है, अपने जो आसपास, यानी जो नेपाल है, भूटान है, या फिर पाकिस्तान है, या फिर श्रीलंका है, इस तरह से जो छोटे छोटे नेशंस हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सही तरीके से रेगुलेट ना होने की वजह से, प्रॉपर तरीके से उसकी इनोवेशन एफिशिएंसी को मेजर किए बिना जो है न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि आज हमारा जो सॉइल है, सॉइल डे पे यानी 5th को जो सॉइल डे बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है। ठीक है, राइटर का ये कहना है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, जैसे कि फर्टिलाइजर्स के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, पीएम किसान हो गया, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, क्रॉप ग्रोन हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, मोबाइल नंबर से फार्मर्स को अपडेट करना हो गया कि आपको कब कौन सी क्रॉप रखनी, ये सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे अभी भी काफ़ी जो
इश्यूज़ हैं काफ़ी इंटेंस है, ठीक है यहाँ पे। और ऊपर से आपको पता है कि फर्टिलाइज़र का एग्रीकल्चर के अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करी जाती है, स्पेशली आपका यूरिया, इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारी चीज़ें बताई हैं जिसे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल सिंपली ये है कि एक्चुअली क्या है, अभी तक का जो बिल था हमारे पास, यानी ऑयल फील्ड्स का, यानी जैसे आप मरीन वगैरह में देखते हो ऑन शोर ऑफ शोर में जो ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, तो ये पहले चलता था ऑयल फील्ड रेगुलेशन एक्ट डेवलपमेंट एक्ट 1948। अब इसे चेंज करके जो है एक नया बिल लाया जा रहा है, ऑयल फील्ड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसका जो ड्राफ्ट है यहाँ बिल जो है राज्यसभा में लाया गया है, ठीक है। तो लेकिन बात क्या है यहाँ पे, देखिए 4 चीज़ें बताई गई हैं, इन्होंने 4 मेजर चेंजेस बताए गए हैं। पहली बात तो इन्होंने बोला है कि हम एक्सपैंड करेंगे डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल को, कि जो अभी तक हमारे पास पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, इसके अलावा हम जो हैं इसके अंदर कि हम किसको ऑयल फील्ड बोलेंगे, या ऑयल फील्ड के अंदर जो है अब कार्बन, कोल बेड जो है, इसके अलावा शेल गैस जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कोल, लिग्नाइट, हेलियम, ये जो है ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर कर दिया कि अब ऑयल फील्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके अलावा पेट्रोल की जो लीजिंग है उसमें अब चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो है प्राइवेट प्लेयर्स को और एंट्री देने की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। इसके अलावा रेगुलेटरी में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्चुअली मेन चेंज पता क्या है कि इस रेगुलेटर में है ना, एक्चुअली देखिए माइनिंग क्या होता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है कि माइनिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपका पेट्रोल है, कहीं भी आप माइंस करते हो, ठीक है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट का, सेंटर का ज़्यादा, स्टेट का ज़्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पे अब अथॉरिटी को जो है सेंटर की तरफ शिफ्ट करी जा रही है, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है यहाँ पे करा जा रहा है। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा ऑनशोर या ऑफशोर जो है बहुत बड़ा माइनिंग है और उसमें कुछ कोलैप्स हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे कि भैया जैसे कोई ओनर है वहाँ पे माइनिंग कर रहे थे वो लोग और वहाँ ब्लास्ट हो गया केयरलेस की वजह से, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको क्रिमिनल चार्ज लगा दिया जाएगा, उसे सिविल क्राइम पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है करी जा रही है। तो इसी चीज़ का देखिए जो इसमें चेंजेस करें ना, उसी का ही क्रिटिसाइज़ किया गया है। पहला क्रिटिसाइज़ तो ये है कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स को आप बहुत ज़्यादा जो है पावर्स देने की बात कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात जो है स्टेट के लिस्ट का जो पावर जो कि स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए, माइनिंग जो है उसको आप चेंज करके आप सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो जो कि एंट्री लिस्ट 53 में चला जाएगा। पूरी तरीके से ये यूनियन के कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे स्टेट के पास जो इनकम का सोर्स आता है वो कहीं ना कहीं और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक ये इशू है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो है ऑफेंस, जो क्रिमिनलाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन करने की बात है, यानी कल जो है अगर माइनिंग से कुछ हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी लगाएंगे कि भैया 25 लाख का जैसे जो पेनाल्टी था, ठीक है, वो जो है अब नियरली जो पेनाल्टी है वो 25 लाख का होगा, और अगर उस चीज़ को वापस आपने रिपीट किया तो फिर अगेन 10 लाख का और लगाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कहा है कि आपको क्रिमिनलाइजेशन जो है केस फाइल की जगह आपने सिविल केस कर दिया, सीधा फाइन तक ही लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका आर्टिकल था। इसके अलावा FDI देखिए इसमें क्या है, अभी एक्चुअली क्या है, पिछले 7-8 महीने से हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है जिसमें गोल्ड के फॉर्म में है ना, या फिर कोलेट्रल बॉन्ड्स के फॉर्म में जो है RBI रखती है अपने पास, ठीक है, वो चीज़ें जो है फॉरेक्स स्पेशली जो डॉलर्स होते हैं, है ना, वो चीज़ें अभी थोड़ा रिजर्व जो है हमारा कम हो गया था, लेकिन फिर वापस से जो है अब ये बढ़ने लग गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए हम रिजर्व्स क्यों रखते हैं, आपको पता है हमारा देश ही नहीं, पूरे ओवरऑल कोई भी कंट्री होगा ना, वो लेन देन करता है, सामान देता है, सामान लेता है, तो उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए जो चीज़ डॉलर से चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में और भी डॉलर्स है, युआन है, येन है, ठीक है, लेकिन डॉलर्स का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है मार्केटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर्स को हमें प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर एक्सपोर्ट से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा बताया गया है कि किस 23 में हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये 1 साल का है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस एक्चुअली हमारा जो है गुड्स के कंपैरेटिवली, ठीक है, गुड्स
उसके कंपैरेटिवली हमारा जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आप बात करोगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, कॉल सेंटर से रिलेटेड हो गए, ठीक है, ये वाले सर्विसेज हमारे ज़्यादा हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जहाँ पहले 16-17 में 98 बिलियन था, वो अब 218 बिलियन हो गया है सर्विस से आने वाले जो रिसिप्टेंट है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक हमारा बढ़ गया है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारा जहाँ पहले 2011 में 60 बिलियन था, वो अब 140 बिलियन के आसपास हो गया है। तो सोचिए कितना ह्यूज चेंज आया है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे अगर आप बात करोगे, जैसे हमारे पास ऑलरेडी राइटर बता रहे हैं कि जैसे दायराम जो है, यूरोज है, पॉन्ड्स का भी जो वैल्यू इंडिया के पास जो है वो स्टोरेज जो है, क्योंकि उन कंट्रीज़ के लिए जो उसे यूज़ करना होता है कॉइन्स, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ अपने कॉइन्स भी यूज़ करती हैं, तो उनके भी स्टॉक्स यहाँ पे इंडिया के पास देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑल्दो इस पे सीधा सीधा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी मार्च के आसपास ना, जब हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो उस समय बजट वगैरह आएगा, है ना, सर्वे डिस्कस होगा, तो उस समय आपको मैं बताऊंगी कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स या डेटा है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करोगे, अगर हम चाइना की बात करें तो देखिए चाइना का जो है मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो गुड्स ट्रेड पे हैं। एक्सपोर्ट 179 बिलियन तो उसका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट 2,500 के आसपास है। दैट मीन्स उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, ठीक है, इसीलिए वो 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ अपना वर्थ रखता है। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पे बताया गया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा। इसके अलावा एक आर्टिकल देखिए, आपको पता है कि अभी ब्रिक्स नेशंस की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि हम डी-डॉलराइजेशन करेंगे, ब्रिक्स की अपनी कॉइन्स बनाएंगे। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, RBI के जो हेड है मिस्टर श्रीकांत दास ने ये बोला है कि भाई ऐसा भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स के नेशंस की अगर आप फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो वो काफ़ी कम है, और RBI इतनी जल्दी इन सब चीज़ों पे कि सीधा जो है डॉलराइजेशन नहीं करेगी, डी डॉलराइजेशन नहीं करेगी, इस चीज़ का जवाब यहाँ पे दिया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले बताया इसमें कि जो यूरोपियन यूनियन का एजेंसी है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S ने, ठीक है, उसने लेटेस्ट डेटा बताया है कि 2024 जो है पिछले अगर आप इंडस्ट्री यानी आपका 70-50 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो अब जाके 2024 में जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, जबकि हमारा टारगेट क्या था पेरिस समिट में कि हमें 1.5 डिग्री से कम करना है। टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और इसके अलावा हमें जो है लालिना के जो है इम्पैक्ट दिख रहे हैं, यानी जैसे अगर आपको पता अक्टूबर तक अभी बारिश हो रही थी, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम पे क्या है ओशियनिक नेनो इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि अब अक्टूबर तक बारिश हुई, ठीक है, इससे भी वेदर इम्पैक्ट होता है, और अब ये फरवरी के बाद तक भी जो है फरवरी के बाद भी थोड़ी ठंड को जो है और लेट डिस्टेंड करेगी, यानी और विंटर्स लंबा होगा, फिर वापस से जो है वार्म शुरू हो जाएगा, गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश फिर वापस लेट आएगी, तो इससे आपका जो क्रॉप पैटर्न है वो गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इसमें। तो इन्होंने बोला कि लास्ट अगर 75 ईयर्स से देखोगे कंपैरेटिवली तो अब जो है ये चीज़ें और फ्रिक्वेंटली बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यही ओवरऑल है, बाकी तो इसमें नहीं। और ये जो सीरिया वाला इशू था, देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या है। जैसे आपको पता है कि ये मिस्टर जो हैं बशर अल असद हैं, आपको पता है ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और सीरिया का अगर हम बात करें तो ये देखिए, ठीक है, अचानक से क्या है, अभी सीरिया पे अभी 3-4 दिन पहले भी हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें भी सिर्फ मैप के बारे में डिस्कस किया था। सीरिया पे क्या है, यहाँ पे और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कुर्दिश हैं, तुर्किश आर्मी है, ठीक है, सीरियन ऑपोजिशंस है, रिबेल है। ये जो रेड एरिया दिख रहा है ना, यही मिस्टर आज़ाद का जो है कंट्रोल्ड एरिया, जहाँ पे ये प्रेसिडेंट है, जहाँ पे पूरा इनका चलता है। बाकी बचे हुए एरिया में जो है कुर्दिश का कंट्रोल है, कुर्दिश एक खुद की एक अलग कम्युनिटी है, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें टर्की की आर्मी का अलग कंट्रोल है, इस तरीके से अलग सीरियन ऑपोजिशन हैं ये ब्लू वाले, तो अलग अलग ग्रुप ने अपना बना रखा है। अब ये एक्चुअली क्या हुआ है कि अचानक से एक HTS करके ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पे अटैक किया है, और इसके अलावा इसके साथ जो है यहाँ पे एक और ग्रुप यहाँ पे बताया गया है कि एक तो HTS हो गया, इसके अलावा एक और ग्रुप था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अटैक किया। एक्चुअली ये अटैक करवा कौन रहा है, ये इसका पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो है USA और इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, ये करवा रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी ईरान के साथ काफ़ी टसल चल रहा था, ठीक है, और ईरान
जो है यहाँ पे सीरिया के थ्रू जो है वो लेबनान में वेपन सप्लाई करता है, और लेबनान में वेपन सप्लाई करने की वजह से आपको पता है कि अभी इज़राइल में जो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हुए थे सदर्न इसराइल, नॉर्दर्न इसराइल में, तो यहाँ पे सप्लाई जो लेबनान के लोगों के पास है वो ईरान से आता है वाया सीरिया के, ठीक है। तो इसलिए लिए खुंदक खाया हुआ यूएसए और इसराइल जो है यहाँ पे सीरिया पे इसने अटैक कर दिया, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अभी लोग जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जो मिस्टर ये अब्बास हैं, ये असाद हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, इन्होंने जो है सीरिया छोड़ दिया, इनकी फैमिली ने छोड़ दिया और ये रशिया भाग गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटी जो है काफ़ी कम हो रही है। और ये देखिए, ये मैप है पिछले नवंबर 27 का और ये दिसंबर 8, एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर कितना कुछ हो गया। ये रेड एरिया तो पूरा का पूरा गायब हो गया, आप समझ रहे हो। ये जो ब्लू छोटा सा एरिया है इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया। इस तरीके से रिबेल जो है अनकंट्रोल्ड हो गया है और ये साफ पता ही नहीं चल रहा कि जो आज़ाद है, जो आज़ाद थे जिनका रोल था पूरा यहाँ पे प्रेसिडेंसी का, वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी मुद्दा है, लेकिन हमें जो है मैप हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या है, कौन कौन से लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैप है, ये देख लीजिए आप। तो आई होप आपको समझ, और हाँ ये याद रखिएगा कि जैसे ये ईरान है, इराक है, अब ये इससे जो है आपका जो सीरिया है वो क्या मेडिटेरियन सी से मिल रहा है या नहीं है, ये पूरा अच्छी तरीके से आप एक बार प्लीज़ इसको एनालाइज कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू।